आज हम एक इंडियन व्लॉगर के व्लॉग के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं जो कि नेपाल आए थे कुछ दिन पहले और अभी काठमांडू सिटी को उन्होंने ट्रैवल किया है। ट्रैवल करने के बाद वो अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहे हैं, वहाँ पे घूम रहे हैं, व्लॉग बना है काठमांडू सिटी के बारे में। तो आइए आज आपके साथ शेयर करते हैं कि इंडियन व्लॉगर का जो कि नेपाल के बारे में क्या बात करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि उत्तराखंड वाले बॉर्डर के अंदर भी इन्होंने एंट्री ली थी, तो वो पुराना व्लॉग था, ये नया व्लॉग है। तो आपके साथ शेयर करते हैं कि काठमांडू सिटी के अंदर ये किस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं, क्या व्लॉग कर रहे हैं और क्या क्या बता रहे हैं। तो आइए आज की वीडियो को करते शुरू। एक इंडियन व्लॉगर नेपाल के बारे में क्या बात करता है। ये भाई मैं पहुंच चुका हूं दरबार स्क्वायर के ऊपर। हर साल यहाँ पे बलि दी जाती है एक भैंस की। नेपाल के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शिव जी के मंदिर हैं। वो भाई मुझे नाइट क्लब के लिए बुला रहे हैं। भाई मेरे को नहीं जाना नाइट क्लब में। गुड मॉर्निंग गाइज और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाइयों प्लेस काठमांडू, और आज आपका भाई एक्सप्लोर करने वाला है काठमांडू को। कल शाम को मैं यहाँ पे पहुंचा और कल दिल्ली से आते टाइम है ना मेरे दिमाग में था कि यार मुझे कैश निकलवाना है और पता नहीं इतनी हड़बड़ाहट हुई कि मैं कैश निकलवाना भूल गया और अब मैं नेपाल में ट्रैवल कर रहा हूँ बिना कैश के। तो अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ काठमांडू के अंदर और आई एम गोइंग टू यूज दिस कार्ड। ये मेरा वीजा कार्ड है। तो आज मैं सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन है मैं इसी के थ्रू करने की कोशिश करूंगा। तो अब भाई ऐसी कोई डरने की बात है नहीं कि मेरे पास कैश नहीं है तो मेरा काम नहीं चलेगा, आराम से चल जाएगा। और वही अभी हम करने वाले हैं। ये भाई मेरा रूम है जिसको मैंने कल बुक किया था आते ही। इधर जो मेरी केनिया की कुछ फाइल्स हैं उनको अपलोड लगा दिया, सब चार्ज हो रहा है। ये है वॉशरूम इधर, तो इस पूरे रूम का आप व्यू देख सकते हो। और ये मुझे बैल्कनी मिली हुई है और अब मैं जा रहा हूँ बाहर। भाई कल रात को जब मैं आया, ये वाला है मेरा रूम, ऊपर वाला 2nd फ्लोर पे। आप बाहर से होटल को देख ही सकते हो। मैंने इन भाइयों को बोला था कि मैं पेमेंट कल सुबह करूँगा, तो अभी मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ बाहर जाने से पहले। यहाँ पे मुझे कैश वैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं जो पेमेंट है मेरे वीज़ा कार्ड से कर सकता हूँ। हो जाएगी भाई पेमेंट? कर लीजिए भाई साहब। मैं 2 नाइट्स के लिए कर रहा हूँ इसको, तो 9450 जो अपने इंडियन रुपीज़ में हो जाते हैं 5600 के आसपास ना। अब भाई मैं जा रहा हूँ थमेल में लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने, जहाँ से मुझे एक छोटे मोटे सोविनियर खरीदने हैं। पिछली बार जब मैं गया ना तो मैग्नेट खरीदना भूल गया था, तो मम्मी बोली थी कि नेपाल की मैग्नेट रह गई। वैसे यार मैं जब भी नेपाल आया हूँ ना कुछ टाइम आ जाता है और मैं ना बहुत कम टाइम के लिए आया हूँ। पिछली बार आया था 1 हफ्ते के लिए जब मैं बीमार पड़ गया था। अब की बार मैं सिर्फ बंची जंपिंग और वो ट्रांजिट करने आ रहा था, तो अब की बार भी ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ये आ चुका हूँ मैं यहाँ के लोकल मार्केट्स के अंदर। इस जगह का नाम है थमेल, और थमेल को आप बोल सकते हो कि लोकल प्लेस एंड लोकल मार्केट्स फॉर बैकपैकर्स। इसी एरिया के अंदर आपको काठमांडू में सबसे सस्ते बैकपैकर्स हॉस्टल्स मिलेंगे। जितने भी ज़्यादा बैकपैकर्स और टूरिस्ट आते हैं वो इसी एरिया में आते हैं। जो बेस्ट रेस्टोरेंट है काठमांडू के अंदर वो भी आपको इसी जगह में मिलेंगे। आपको जो ऑथेंटिक नेपाली फीलिंग है ना वो यहीं पे आएगी विद मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ टूरिस्ट। और इस एरिया में आपको अलग अलग टाइप के, चाहे फिर आपको इंडियन रेस्टोरेंट ले लीजिए, नेपाली रेस्टोरेंट ले लीजिए, इवन यहाँ पे आपको चाइनीज़ से लेके कोरियन तक के अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। लिटिल गोवा देख रहे हो भाई? अगर एक हिसाब से देखा जाए ना तो मेरे को नेपाल बड़ी सही डेस्टिनेशन लगती है फॉर एवरी काइंड ऑफ ट्रैवलर। अगर आपके पास वीकेंड का टाइम है, भाई आप नेपाल में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, तो वीकेंड पे आइए। दिल्ली से काठमांडू की फ़्लाइट 1.5 घंटे की फ़्लाइट है। वीकेंड गेटअवेज के लिए भी नेपाल इज़ अ परफेक्ट डेस्टिनेशन। तो आप दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ के आइए काठमांडू पहुँचिए और हाथों हाथ काठमांडू से फ्लाइट पकड़ के आप पहुँच जाइए पोखरा। ये मान लीजिए आप दिल्ली से पोखरा 3 से 4 घंटे में पहुँच जाएंगे, इंक्लूडिंग आपका इमिग्रेशन इन काठमांडू एयरपोर्ट सब कुछ। और फिर काठमांडू में आप बंची जंपिंग कर लीजिए। दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट बंची जंपिंग नेपाल में होती है। दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट पैराग्लाइडिंग आपको नेपाल में मिलेगी। एक दिन पोखरा में रहिए, एक दिन काठमांडू में रहिए और दोनों टाइम रात या शाम को ट्रैवल करिए ताकि आपका ट्रैवलिंग टाइम भी बच जाए। वीकेंड के टाइम पर नेपाल बढ़िया डेस्टिनेशन है घूमने के लिए। और भाई मैं कल वही करने वाला हूँ। आज पूरा काठमांडू को घूम के कल सुबह की फ़्लाइट पकड़ूंगा और बंची जंपिंग और पैराग्लाइडिंग दोनों करके शाम की मैं ना सोफ़ा बस पकड़ूंगा। यहाँ नेपाल के अंदर है ना एक टाइप की यूनिक बसेस मिलती हैं, वो बस लेके कल शाम को मैं वापस काठमांडू भी पहुँच जाऊँगा और फिर परसों सुबह मेरी दिल्ली की फ़्लाइट है। ये अपने पुलिस वाले भाई चालान काट रहे हैं वहाँ पे। हाँ इस भाई के पास शायद मिल जाएगा। कैसे हो दादा? कॉफ़ी मिलेगी आपके पास? कार्ड पेमेंट हो जाएगी ना? थैंक यू यार। तो एक हॉट डॉग ले रहा हूँ और एक कॉफ़ी ले रहा हूँ। अच्छा स्क्वायर है यार, ये जगह मस्त है सच में। नगरकोट, दोराही, साम, दाऊ ताला। तो भाई एक हॉट डॉग और एक कैफ़े मोका मुझे पड़ा 550 नेपाली रुपीज़ का।
एक हॉट डॉग और एक कैफे मोका। यार अफ्रीका में है ना, मेरे को वो आदत पड़ गई है, क्या नाम है, जैसे इंडिया और अपने एशिया में ना हाथ मिलाते हैं, अफ्रीका में ज़्यादा ऐसे है ना मुक्के से मुक्का मिलाते हैं। एकदम गर्मी से ठंड में आ गया ना, माहौल ही अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। अब यार यहाँ पे दुकानें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक दुकान मुझे सेलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ से मैग्नेट और बाकी सोवेनियर खरीदने हैं। मेरे को ना नेपाल की एक बात बहुत प्यारी लगती है कि यहाँ पे जितने भी ट्रैक्स आप देखोगे ना, फिर चाहे जैसे अन्नपूर्णा का ट्रैक हो गया, खुम्बू का ट्रैक हो गया, कंचनजंगा का बेस कैंप हो गया, नेपाल के अंदर है ना आपको बड़े है ना मैप मिल जाते हैं इस टाइप में। ये देखिए, ये कंचनजंगा ट्रैक का पूरा बड़ा मैप है। ये 200 ये आप दिखा सकते, खोल के दिखा सकते हैं आप ये वाला? अच्छा 200 का है ये 200 का है, काठमांडू वैली का पूरा मैप। आप एक ये मुझे दे दीजिए। और इसी टाइप के मैप होंगे ना सारे, वो जो वो बाकी बड़े, उनमें होता क्या क्या है उन मैप्स में? बड़ा सा होता है और होटल वोटल का भी नाम होता होगा ना? इसमें भी है, जहाँ पे रुक सकते हैं और वो सब कुछ है। जी देखिए, एक ये दे दीजिए। और मुझे मैग्नेट कितने का होगा? ये वाला 250। हाँ 25 आप एक एक में ना, एक ये दे दीजिए, सारे एक एक डिज़ाइन दे दीजिए मुझे, जो भी इसमें ना पाँच कर दीजिए टोटल। मानस हाँ ठीक है। यहाँ पे ना नेपाल में आपको काफ़ी जो अलग अलग कंट्रीज उनके फ्लैग मिल जाते हैं। एक दिन क्या करूँगा, एक दिन खाली बैठ के जब बैठा हुआ ना, तो मम्मी को काम दूंगा, मम्मी को बोलूँगा कि मम्मी ये जितने भी फ्लैग है ना सारे के सारे इस बैग के ऊपर लगा दीजिए। हाँ भाई कितने हो गए टोटल आप बताएंगे एक बार? ये भाई 5 मैंने मैग्नेट लिए हैं, एक मैंने ये नेपाल का फ्लैग लिया है और एक ये काठमांडू का मैप लिया है। इन सब के मेरे हो गए हैं 850। ये भाई यहाँ पे अलग अलग टाइप के, जैसे एवरेस्ट के ये प्लेइंग कार्ड बने हुए हैं। ये अपने एक नेपाली अंकल हैं, अलग अलग फेसेस, उनके प्लेइंग कार्ड हैं। दीदी के पास ये भी है, क्या बोलते हैं इनको, तिब्बतियन फ्लैग, जो अपनी बाइक के ऊपर लगाते हैं, घर में लगाते हैं। लेकिन सबसे मस्त सेगमेंट मेरे को ये वाला लगता है, पूरा का पूरा ये देखिए मैप का सेगमेंट है। थैंक यू। चाहे इस बार मैंने घूमा कुछ नहीं हो, लेकिन मम्मी के लिए मैग्नेट ले लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट था। आ गया हूँ भाई एक रेस्टोरेंट में, जगह भी अच्छी है, एकदम ओपन एयर रूफ है, यहाँ पे अच्छे से बैठ के खाना भी खा लूँगा। कैसे हो भाई? बढ़िया एकदम। देखिए यहाँ पे वेज थाली सेट है, चिकन थाली सेट है, फिश थाली सेट, पोर्क थाली सेट और मटन थाली सेट। वेज थाली सेट कर दीजिए। हाँ जी। नेपाल के अंदर ना जिंजर लेमन हनी कुछ ज़्यादा ही फेमस है। जब मैं पिछली बार भी आया था तब भी मैंने दबा के पिया था, और अभी मैंने ऑर्डर किया ये जिंजर लेमन हनी मिक्स करके। काफ़ी जगह सुना है मैंने कि जो नेपाल का शहद है ना हनी, वो बहुत अच्छा है। थैंक यू। ये भाई साहब मेरी थाली आ गई है, वेज थाली खाना सेट। भाई बाहर बैठे बैठे खाना खा रहा था, एकदम से बारिश आ गई। खाना तो लगभग कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अब बैग को इधर रखा है। और यार अगर बारिश नहीं रुकी तो मेरा उधर स्क्वायर पे जाने वाला प्लान ऊपर नीचे हो सकता है शायद। सामने एक बहुत ही प्यारा कैफ़े है और वहाँ पे अपने सब्सक्राइबर भाई भी मिले हुए। कोशिश करूँगा कि शाम को इस कैफ़े में आके कॉफ़ी वॉफ़ी पी के जाऊँ और भाइयों के साथ मज़े करके जाऊँ उधर। भाई अब खाना खा के निकल रहा हूँ, बारिश थोड़ी बहुत रुक गई है पहले से। ओके बाय 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 बाय। ऊपर है ना अपने एक सब्सक्राइबर भाई मिले थे, उनसे मिलके और फिर मैं आगे की तरफ चला जाऊँगा। यहाँ पे 3 दरबार स्क्वायर पड़ते हैं, तीनों के पास जाने वाला उतना टाइम है मेरे पास, लेकिन पंगा क्या है अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाए। इस बारिश के कारण काफ़ी टाइम मेरा वो चला गया। भाई टैक्सी ऑर्डर कर दिया, पेमेंट मैंने ऑनलाइन ही सिलेक्ट कर दी थी, तो मुझे कैश वैश का कोई झंझट ही नहीं होगा। कैसे हैं सर जी? चलिए। भाई एकदम गलियों के बीचों बीच से जा रहे हैं, एकदम बनारस और पुरानी दिल्ली वाली गलियां हैं। काठमांडू में छोटे छोटे मंदिर बहुत है ना। श्याम सर ने मुझे बताया कि काठमांडू का मतलब क्या है। लकड़ी को शायद नेपाली में काठ बोलते हैं, इवन हम भी काठ बोलते हैं हरियाणा में। और लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए काठमांडू पड़ गया है। मुझे नहीं पता था, ये नई बात पता चली है मुझे। ओके धन्यवाद सर जी, बाय बाय। ये भाई मैं पहुंच चुका हूं दरबार स्क्वायर के ऊपर। ये है पाटन दरबार स्क्वायर। मेरे को लग रहा है मैं पिछली बार भी यहीं पे आया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा इसका अंदर का ही होगा ना टिकट?
टिकट ले लिए भाई मैंने। और यार यहाँ पे भी मतलब कि टिकट इंडियंस के लिए है 250 नेपाली रुपीज़ की, नेपाली के लिए है आई थिंक 30 रुपीज़ की, और जो बाकी फॉरेन नेशनल्स हैं उनके लिए है 1000 की। तो टिकट काफ़ी सस्ते में मिल गई। और मज़े की बात कि यहाँ पे भी कैश की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने अपना वीज़ा कार्ड टैप किया और सारी की पेमेंट एकदम मस्त तरीके से हो गई। तो अभी इस दरबार स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। ये देखिए इधर है श्री कृष्णा टेम्पल। काठमांडू के अंदर इस टाइप के 3 से 4 दरबार हैं। एक हो गया दरबार स्क्वायर, दूसरा हो गया पाटन दरबार स्क्वायर। पाटन दरबार स्क्वायर के ऊपर मैं हूँ। पाटन दरबार स्क्वायर की हिस्ट्री में जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा। इंडिया से निकलने से पहले है ना यार, मेरे दिमाग में था कि मुझे कैश निकलवाना है ताकि मैं जब नेपाल आऊँ तो मुझे कोई दिक्कत फेस ना करनी पड़े। लेकिन किसी कारणवश भाई एयरपोर्ट के ऊपर कल मैं कैश निकालना भूल गया, क्योंकि मैं केन्या से आ रहा था तो दिमाग के अंदर फ्रस्ट्रेशन कुछ ज़्यादा ही थी और इस बात में कैश निकालना गया मैं भूल। फिर जब मैं फ्लाइट के अंदर बैठ जाता हूँ ना, तब मुझे याद आता है अरे भाई साहब कि कैश तो निकाला ही नहीं, अब क्या करूँगा। भाई नेपाल आने एक हिडन जेम है अपने इंडिया के पास जो कभी कभी हम भूल जाते हैं। यहाँ की स्पिरिचुअलनेस, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, यहाँ का एडवेंचर मतलब कि एकदम कतई नेक्स्ट लेवल पे है। फॉर एग्जांपल अगर आप काठमांडू में घूमेंगे तो यहाँ के जो वाइब्रेंट हिस्ट्री है, अगर आप पोखरा में जाएंगे वहाँ की जो पीसफुलनेस है वो आपके दिमाग को ऐसे शांत कर देगी। यहाँ की जो हाइकिंग और यहाँ की जो ट्रैकिंग है अर्नपुरला साइड की, वो एकदम माइंड ब्लोइंग है। और नेपाल के लिए सबसे एक मस्त बात क्या है कि अगर मान लो आप बाकी जगह किसी इंटरनेशनल कंट्री में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा पेपर वर्क दिखाने पड़ते हैं, रिटर्न टिकट दिखानी पड़ेगी, आपको वीज़ा लगवाना पड़ेगा और आपको ढेर सारे काम। लेकिन नेपाल में कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ या तो आपके पास आपका पासपोर्ट हो या आपकी वोटर आईडी। आप बिना पासपोर्ट के भी नेपाल के अंदर ट्रैवल कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ आपको या तो आपका पासपोर्ट लगेगा या फिर आपकी वोटर आईडी। आपको रिटर्न फ्लाइट भी नहीं दिखानी, आपको कुछ नहीं दिखाना है। जैसे आप इंडिया में ट्रैवल करते हो वैसे ही आप नेपाल के अंदर भी ट्रैवल कर सकते हो। बड़ा ईजी है, कोई पेपर वर्क का झंझट नहीं है। और सबसे मस्त बात, यहाँ का खाना भी मस्त है। मतलब सारी की सारी चीज़ें जो एक टूरिस्टिक डेस्टिनेशन में होनी चाहिए ना, वो सारी की सारी चीज़ें आपको नेपाल में मिल जाएगी। और सबसे प्लस पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्थ इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो तब तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि ट्रैवल टाइम भी उतना नहीं है। कल मैंने दिल्ली से फ्लाइट ली थी, 1.5 घंटे में मैं दिल्ली से काठमांडू पहुंच गया। देख रहे हो एकदम अपने डोर स्टेप पे। भाई अगर मैं चेन्नई भी जाता हूँ ना तो भी मेरे को 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं दिल्ली से, लेकिन काठमांडू में जल्दी पहुंच गया। लॉन्ग वीकेंड छोड़ो, अगर आपका नॉर्मल वीकेंड भी आ रहा है ना तो भी नेपाल आपके लिए बेस्ट स्पॉट है। लॉन्ग वीकेंड पे आप ट्रैकिंग और हाइकिंग्स के लिए भी जा सकते हो, और शॉर्ट वीकेंड में एक दिन आपने काठमांडू में बिताया और दूसरा दिन भाई आपका चला गया पोखरा में, जहाँ पे आप बंजी जंपिंग कर रहे हो, जहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हो और यहाँ के जो मस्त रोड्स हैं उनके मज़े ले रहे हो। और अगर हम अब बात करें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की, तो जब हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है उस कंट्री के करेंसी की। और भाई अगर हम कैश के साथ ट्रैवल करते हैं तो कैश के साथ ट्रैवल करने के झंझट बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो आपको कैश कैरी करना पड़ेगा, कई बार कैश कैरी करने के कारण सेफ्टी रिस्क भी होते हैं कि आप इतना ज़्यादा कैश कैरी नहीं कर सकते कि हर टाइम अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, मान लो 1 लाख रुपये आप लेके जा रहे हो तो 1 लाख रुपये लगभग इतने हो जाते हैं, इतना मोटा 2 गड्डियाँ 500 कितनी मोटी हो जाएंगी, और उनके साथ ट्रैवल करना इज़ नॉट सेफ। और भाई इन्हीं सभी झंझटों से छुटकारा पाने के लिए इंसान ने सबसे मस्त चीज़ बनाई है, ये वीज़ा कार्ड, जो 150 प्लस कंट्रीज़ में वैलिड है। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ना, हर जगह मैंने मेरा ये वीज़ा कार्ड यूज़ किया है। अभी यहाँ पर पाटन स्क्वायर की टिकट खरीदने के लिए मैंने वीज़ा कार्ड का यूज़ किया, मैंने टैप किया और पेमेंट हो गई। सुबह सुबह मैं एक कैफ़े पे गया, वहाँ पे कॉफ़ी पीते टाइम मैंने अपना कार्ड यूज़ किया, टैप किया और पेमेंट हो गई। फिर शॉपिंग करते हुए मैंने अपना कार्ड टैप किया और पेमेंट हो गई। भाई कैश करने का झंझट ही खत्म। और ये भाई किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि कैश को संभालना बहुत मुश्किल होता है कंपेयर टू कार्ड्स। कार्ड्स कहीं पे भी वो हो जाते हैं, आप कहीं पे भी रख लोगे, लेकिन कैश जब आप मान लो किसी और कंट्री में जाओ तो फॉर एग्जांपल इंडिया और नेपाल के अंदर है ना 1 इंडियन रुपी इज इक्वल्स टू 1.5 नेपाली रुपीज़। तो इंडिया में अगर आपको इतना कैश कैरी करना पड़ रहा है ना, नेपाल में उतने ही कैश को जब आप एक्सचेंज करा लोगे तो आपको इतना कैश कैरी करना पड़ेगा, मोटे मोटे स्टैक्स होंगे। लेकिन कार्ड के थ्रू आपको बस टैप करना है और आपकी पेमेंट डन। भाई ट्रैवलिंग करते टाइम जो बाकी झंझट होते हैं ना, आपका वीज़ा कार्ड संभाल लेगा। बस आपको 2 चीज़ों के बारे में सोचना है कि कहाँ पर खाना खाना है और कहाँ घूमने जाना है। बाकी किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये जो आपका वीज़ा कार्ड है ना, ये आपके सारे जो झंझट है सब खत्म कर देगा। और भाई सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी कोई भी डर नहीं है। आप जब चाहे अपनी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन उनको ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। अब ये ट्रिप स्टार्ट करने से पहले जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर था, मैंने अपनी बैंक की एप्लीकेशन निकाली और उसके अंदर मैंने मेरे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को ऑन कर दिया। अब जैसे ये ट्रिप खत्म होगी, मैं जब वापस इंडिया जाऊँगा तो सारे के सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ कर दूंगा। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी कोई भी डर नहीं है। और भाई इन्हीं सभी चीज़ों के कारण मैं तेज़ी से, आसानी से और बिना डरे हर जगह पेमेंट कर सकता हूँ। काठमांडू की मैं थोड़ी देर पहले आपको वर्णन दे रहा था ना, इन सभी बिल्डिंग्स के अंदर काठ का यूज़ हो रखा है, यानी लकड़ी का। जो मेन स्ट्रक्चर है वो ईंटों के ऊपर खड़ा है, और जो साइडों में जैसे छज्जे बना रखे हैं, छज्जे ही बोलेंगे ना, इन छज्जों के अंदर लकड़ी का और ऊपर वो खपरेल टाइप होती है ना, उन सब का यूज़ हुआ है।
पिछली बार जब मैं आया था ना तो काठमांडू की इस जगह पर नहीं आया था। ये जगह बहुत प्यारी लग रही है और इस जगह पर कैफ़े भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये देखिए वहाँ पे एक हाईएस्ट व्यू 360 व्यू, उस कैफ़े पे चल के आए क्या? उस कैफ़े के ऊपर बाद में चलूँगा, पहले एक बार मैं म्यूज़ियम को घूम लूँ, कहीं मैं उधर कैफ़े में बिजी हो जाऊँ और भाई बाद में ये म्यूज़ियम हो जाए बंद। अच्छा, ये दुर्गा माता का मंदिर है। यहाँ अच्छा, साल में एक बार यहाँ बलि देता है। बलि, यहाँ आतरी, देखो भैंस का आतरी यहाँ लटकता रहेगा। ये काली माँ का नेकलेस है। अच्छा प्रेत सब भगा देगा। अच्छा, महिषासुर भैंस का, वो मतलब कि महिषासुर राक्षस भैंस का वो माना जाता है। उसका इसी- वाहन है भैंस। अच्छा, इसीलिए यहाँ हर साल हर साल साल में एक बार यहाँ 108 भैंस और बकरी को बलि देता है। अभी ये सब खिड़की बंद है, साल में एक बार ये सब खुल जाएगा। और ये और माता का मंदिर किधर है? दुर्गा माता का? तुलुजा भवानी इधर अच्छा, है। तुलुजा भवानी। हाँ, ये मुझे ये बुकलेट दे दी थी यहाँ के बारे में और बाकी गाइड भाई साहब ने भी मुझे थोड़ा बहुत बताया। उसके मैंने उनको अपने इंडियन करेंसी में 100 रुपये दे दिए थे। शायद मेरी उनसे 30 या 40 सेकंड या मैक्स 1 मिनट बात हुई होगी। फिर मैंने बोला सर जी मुझे गाइड नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपने मुझे इतना बताया तो मेरे पास जो इंडियन करेंसी थी मैंने उनको दे दी कि लीजिए 100 रुपये आप। गाइड भाई साहब के अकॉर्डिंग, और ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पे हर साल यहाँ पे बलि दी जाती है एक भैंस की। और उस टाइम पर इधर हो गई दुर्गा माता का टेम्पल। लेकिन यार ये जगह बहुत ही ज़्यादा वेल प्रिजर्व करके रखी हुई है। और ख़ास करके आप ये देखिए 16वीं सेंचुरी में इस जगह का कंस्ट्रक्शन हुआ था और तब से ये जो लकड़ी है ना, लकड़ी को कैसे प्रिजर्व किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। और सुंदरी चौक, सुंदरी, अच्छा अंदर जा सकते हैं इधर से? ओके, थैंक यू बहनी, थैंक यू। मैं ये कहूँगा कि जो इंडियन आर्किटेक्ट है उसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, लेकिन इसमें ना एक स्पेशल नेपाली टच भी है। और वो नेपाली टच है ना, जब आप अपने उत्तराखंड में ट्रैवल करोगे या फिर जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उनमें ट्रैवल करोगे, वो सेम टच यहाँ पे भी मिलेगा आपको। और वो है लकड़ी। भाई लकड़ी के ऊपर कितनी प्यारी कार्विंग की हुई है, ये देखिए आप। बहनी ये क्या है? इसे सुंदरी चौक बोलते हैं। सुंदरी चौक, जी। तो इसमें ऐसा क्या है इसमें? ये पाटन दरबार का सबसे अच्छी जगह है ये अच्छा। सुंदरी चौक। इसे अच्छा। रानी महारानी लोग यहीं पे रहते थे? इधर आके नहा के जल चढ़ाते थे भगवान के ऊपर। अच्छा। द हरे कृष्णा टेम्पल कोलैप्स्ड इन अर्थक्वेक। 2015 में जो अर्थक्वेक आया था ना, उस टाइम पे नेपाल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और आई थिंक जो वो अर्थक्वेक के कारण ही काफ़ी जगह जो टूट गई थी ना, उनके अवशेष यहाँ पे रखे हुए हैं। इधर गौतम बुद्ध की अलग अलग जो मूर्तियाँ हैं वो दिखा रखी हैं। हैंड पोजेज ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट डाइटीज़। इधर वाले जो एक गौतम बुद्धा की मूर्ति दिख रही है, इसके ऊपर तिब्बतियन इन्फ्लुएंस ज़्यादा लग रहा है, इसके ऊपर हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस ज़्यादा लग रहा है। किस्पना मुद्र है, ध्यान समाधि मुद्र, वर्णा मुद्र, धर्म चक्र मुद्र। इस म्यूज़ियम की फील अलग है यार। ये शायद गणेश भगवान के जो चूहे थे, उनका नाम क्या था? नाम बताना यार मुझे। जो गणेश भगवान के चूहे थे उनकी मूर्ति बना रखी है। इधर हो गए अपने गणेश जी की मूर्ति। एक है 16वीं सेंचुरी की, एक है 17 और 18 सेंचुरी की, और एक है 19 सेंचुरी की। मैंने सिंहासन हुआ ये है ना? थैंक यू बहनी। मैं बैठ जाऊँ, मैं राजा बन जाऊँ आज के लिए? नहीं, मजाक कर रहा हूँ बस ऐसे। भाई म्यूजियम काफ़ी तगड़ा है। अच्छा, और भी ऊपर जा सकते हैं क्या? कुछ भी कहो, एक बात तो माननी पड़ेगी, जो अपने राजा होते थे ना, वो अपने लिए व्यूइंग के लिए इतने मस्त प्लेटफॉर्म बनवाते थे। अब ये देखिए यार, क्या शाही है। और बीच में शायद ये मंदिर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नीचे जाऊंगा तब देखूंगा ये किस भगवान का मंदिर है। लेकिन ये कोर्टयार्ड देख लिया पूरा, उधर तक चारों तरफ बनवा रखा है और बीचों बीच मंदिर। कीर्तन हो रहा है मंदिर में और वो आवाज़ बड़ी प्यारी सी आ रही है। खड़ताल का और वो छोटा छोटा ढोलक है ना, उसका यूज़ हो रहा है। शायद आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे से। वैसे अगर आप शिव जी के बहुत बड़े भक्त हो तो नेपाल के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शिव जी के मंदिर हैं।
जो नाथ बोले जाते हैं ना, एक है मुक्तिनाथ और एक है पशुपतिनाथ। मुक्तिनाथ पड़ता है मस्टैंग एरिया में, मुस्तांग में। वहाँ के लिए परमिट बहुत महंगा है यार, लगभग आप मान लीजिए $500 से $600 आपको देने पड़ेंगे 10 दिन के लिए। पशुपतिनाथ है वो काठमांडू में ही पड़ता है, और ये शिव भगवान के लिए वन ऑफ द मोस्ट 2 इम्पोर्टेंट मंदिर माने जाते हैं हिंदुज़म में। तो अगर आप थोड़े रिलीजियस टाइप में भी ट्रैवलर हो तो काठमांडू इज़ द प्लेस फॉर यू। ये भाई यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर भाई मिल गए, रोहन भाई। तो रोहन भाई आप क्या नेपाल से या फिर इंडिया से? नेपाल से ही। यार यहाँ पे ना शांति सी मिल रही है। एक साइड में मंदिर और मंदिर के जस्ट सामने एक प्यारा सा कैफे, और वो भी ऊपर जाता हूँ मैं उधर से ना 360 डिग्री का व्यू आएगा। काफ़ी अच्छी जगह है यार। मेरे को लग रहा है पैदल चल के ही जाना पड़ेगा, लिफ्ट विफ्ट है नहीं। भाई ऊपर से है ना व्यू बड़ा ही प्यारा आ रहा है यार। और ये जो कैफ़े है यहाँ पे, ये कैफ़े इस ब्यूटी के ऊपर 4 चांद लगा देता है। ये देखिए आप, कई लोग जो हुक्का के फ़ैन हैं यहाँ पे आके हुक्का भी पी सकते हैं। सब चीज़ें मिलेंगी आपको। बड़ा प्यारा कैफ़े है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और यहाँ के जो प्राइस है ना वो भी इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मैंने मेन्यू देखा था तो रीज़नेबल प्राइस है। इधर सामने श्री कृष्ण जी का टेम्पल, उधर वो पाटन स्क्वायर, और पाटन स्क्वायर के जस्ट सामने है ये मोमो किंग रूफटॉप रेस्टोरेंट। इधर बैठा हूँ मैं। पंगा पता है क्या है, मैंने वो नहीं पहन के आया जैकेट, और यहाँ पे मैं बैठ तो जाता लेकिन यहाँ पे ठंड लग रही थी। पहले यहीं पे बैठा था मैं। वहाँ से पहले इस व्यू को एंजॉय करते हैं, वीडियो शीडियो बाद में बनती रहेंगी। बड़ा प्यारा है यार। पूरा जो काठमांडू का कल्चरल हेरिटेज साइट है ना वो इसी में सीमित है, बहुत अच्छी है। यहाँ पे आती है ना, मैंने एक जिंजर लेमन हनी ऑर्डर किया था, अभी एक और मंगाया है। अच्छी बात यह है कि इस कैफ़े के अंदर आपको गर्म पानी सर्व करते हैं। टॉप नॉच जगह लगे मेरे को। अरे थैंक यू भाई। डिनर में सोच रहा हूँ आज मोमोज ही कर लूँ, लेकिन यहाँ नहीं करूँगा। थोड़े सिटी में जाके ना, अभी एक मार्केट से जाऊँगा पैदल 1-1.5 घंटे पैदल चल के, और आराम से फिर सारी चीज़ें करूँगा। उज्जवल भाई कार्ड मशीन लेके आ गए। हाँ उज्जवल भाई कर दीजिए। थैंक यू उज्जवल भाई, थैंक यू यार। आप ये काठमांडू से है ना? हाँ, मैं भी काठमांडू से हूँ। भाई है ना यार 12वीं क्लास में, और यहाँ पे काम भी करता है और अपनी एजुकेशन को भी फंड करता है। और मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं 12th में था तो मैं क्या करता था। आपको कॉपी चाहिए? हाँ दे दो कॉपी यार। ठीक है भाई। अब मैं निकल रहा हूँ दरबार स्क्वायर से, और एक बार जो यहाँ का मार्केट है ना वहाँ से पैदल निकलते हुए अपने होटल की तरफ जाऊँगा। बहुत ही प्यारा माहौल है। शाम के टाइम भी जो म्यूजियम है और जो मंदिर है वो बंद हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों का जो आवाजाही है ना वो अभी भी चल ही रही है। देखिए छोटे छोटे कैफ़े से बना रखे हैं, वहाँ पे लोग बैठ के चिल कर रहे हैं। ठंड लग रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा पैदल ही चलूँ। अगर थोड़ा पैदल चलूँगा ना तो शरीर के अंदर गर्मी आएगी। भाई मेरा होटल तो यहाँ से 6 किलोमीटर है, तो मैंने अब टैक्सी ऑर्डर कर दी हूँ। कोई बात नहीं, अपने टैक्सी वाले भाई आ जाएंगे ना, वो बाइक टैक्सी वाले, उनके साथ चला जाऊँगा। तो मेरी बोडा आ रही है। केन्या में बोडा बोलते थे ना बाइक टैक्सी को, तो बोडा ऑर्डर कर दिया मैंने। तो जो भाई हैं वो आ चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं। ठंड लग रही है भाई सच में। अब लग रहा है जैकेट पहन लेनी चाहिए थी ज़्यादा। दादा भाई रात के 10 बज चुके हैं और अब बस सोने का ही टाइम है, क्योंकि कल सुबह मुझे जल्दी निकलना है फॉर द बंची जंपिंग, एंड जाके मुझे फ्लाइट की टिकट भी बुक करनी है। अभी तक मैंने फ्लाइट की टिकट बुक नहीं की है। थैंक यू। वो भाई मुझे नाइट क्लब के लिए बुला रहे हैं। भाई मेरे को नहीं जाना नाइट क्लब में। मैं सुबह वाले कैफ़े में वापस आ गया हूँ। सुबह दूसरे भाई थे और अभी दूसरे। अच्छा नूडल्स भी हैं क्या आपके पास? फास्ट नूडल्स सही है यार। सुबह यहाँ पे पुलिस बड़े चालान काट रही थी आज। ये भाई ने मस्त सा डिजाइन भी बना के दिया है। तो भाई इस कैफे के अंदर भी टैप किया और पे किया। थैंक यू दादा। चलो थैंक यू यार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सही है भाई, जाते जाते भी टैप करेंगे और घूमेंगे अपना वीज़ा कार्ड। अब जा रहा हूँ अपने होटल के अंदर। तो बस भाइयों आ चुका हूँ वापस घर पे, और अब ये जो मेरी टिकट है ना इसको बुक कर रहा हूँ। ये देखिए कल सुबह की है, कल सुबह 7:45 की टिकट है और ऑलरेडी अभी काफ़ी लेट टाइम हो गया। बीच आके ना मैं सो गया था। तो बस भाइयों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं फिर से बोलना चाहूँगा,
क्योंकि अभी इस वीडियो के अंदर उन्होंने कार्ड की बात की, वीज़ा कार्ड की, तो यार बिल्कुल सेफ है, आप लोग कहीं भी जा सकते हैं, तो यार कार्ड के अंदर आपको पैसा लेके जाना चाहिए। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, प्रमोशन था थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर इनका, बट एक ही चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग नेपाल विजिट करते हैं तो नेपाल विजिट करने के लिए बाकी लोगों का तो छोड़ दो, सिर्फ इंडियन लोगों के पास काफी ऑप्शन है। बाकी लोगों के पास वही एक ऑप्शन है कि फ्लाइट लेके नेपाल आए। इंडियन लोगों के पास ऑप्शन ज्यादा है भाई, हर जगह पे इंडिया के और नेपाल का बॉर्डर है। एक एक जगह में मैं जब वीडियो देखता हूँ तो मेरे पास नई नई वीडियो आती है, नए नए बॉर्डर आते हैं। रिसेंटली टाइम पे हमने देखा था कि दरिया के एक साइड पे इंडिया और दूसरे साइड पे नेपाल था। वो व्लॉग भी इसी व्लॉगर का था और वो भी तब वो इस मेले को विजिट कर रहे थे, उस मेले के अंदर थे ये, और नेपाल के बारे में व्लॉग बना रहे थे। आप सबको पता है कि भाई किस तरीके से नेपाल ट्रैवल करते हैं आप लोग। अगर आप लोगों ने नेपाल आना है, इंडियन वालों के लिए स्पेशल बात कर रहा हूँ, आप लोगों के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भाई 3 साइड का बॉर्डर आप लोगों का नेपाल के साथ लगता है, तो कहीं किसी भी बॉर्डर से आप लोग घुस सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं। आप लोगों को जरूरत नहीं है कि भाई आपके पास कोई पासपोर्ट हो या वीजा हो, आप लोगों को सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं। कोई डॉक्यूमेंट भी कुछ ज्यादा नहीं देने, शायद आपकी CNS या जो आधार कार्ड है आप लोगों का, उसकी फोटोकॉपी देनी है या उसको जो है ना सिर्फ जमा करवाना है और देन आपने ट्रैवल करना है। और अगर ज्यादा से ज्यादा आपने गाड़ी लेके आनी है, बाइक लेके आनी है, तब आपको थोड़ा बहुत टैक्स और पेपर वर्क करना पड़ेगा, वरना आपको नहीं करना पड़ेगा। वेल, नेपाल के अंदर ट्रैवल करना है काठमांडू सिटी के अंदर, तो काठमांडू सिटी के अंदर जाइए, देखिए 25 रुपए वाली चाय आप लोगों ने नहीं पीनी। 25 रुपए वाली चाय जो एक पाकिस्तानी व्लॉगर को भी अच्छी नहीं लगी और वो बता रहे थे कि भाई काठमांडू सिटी के अंदर अगर आपने आना है, किसी अच्छी जगह से चाय पीनी हो, ये 25 रुपए वाली चाय नहीं पीनी हो। समोसे अगर खाने किसी अच्छी जगह से खाए, लोकल ढाबों से ना खाए। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक पाकिस्तानी जब गया था तो उसको टेस्ट सही नहीं लगा, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो टेस्ट होता है वो थोड़ा स्पाइसेस वाला होता है, थोड़ा मसाले वाले होते हैं। नेपाल के अंदर मुझे नहीं पता, बट नेपाल के इस वीडियो के बाद हमें पता चला कि भाई काठमांडू के अंदर 25 रुपए वाला समोसा आपने नहीं ट्राई करना। हाँ, अगर किसी के रिकमेंडेशन आपके पास आई कि भाई 25-30 रुपए का समोसा अच्छी जगह पे मिल रहा है, वहां से फिर आप लोग ट्राई कर सकते हो। वरना जो लोकल जो दरबार स्क्वायर के अंदर जो जगह है जहाँ पे 2 शॉप से, वहां से आप लोगों ने नई चीज परचेज करनी, अपने टेस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। वैसे अगर आप लोगों को भूख लगी तो खा सकते हैं, बट आपको उस अच्छा टेस्ट नहीं मिलेगा जो टेस्ट आपको चाहिए। तो इसी तरीके से नेपाल के अंदर इंडियन लोग आते हैं, विजिट करते हैं और नेपाल के बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर जब नेपाली वहां पे जाते हैं तो नेपालियों के साथ बहुत बुरा सलूक होता है।